हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू टॉपर। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग 70 बीपीएससी पीटी 2024 के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। और इस टेस्ट सीरीज नंबर 3 में हम लोग बिहार स्पेशल के टॉप 150 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको टेस्ट सीरीज नंबर 1 और 2 डिस्कस करा दिया था। जिन्होंने नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि 70 बीपीएससी पीटी 2024 से संबंधित रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। एक बार सभी लोग सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जब इस सेट को कंप्लीट लगा लीजिए तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ सभी लोग सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग 70 बीपीएससी पीटी 2024 के लिए बिहार स्पेशल के टॉप 150 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 70 बीपीएससी, और यहाँ पर देखिए बिहार स्पेशल क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न है हमारा कि बिहार में सीटों के संदर्भ में विचार करिए, और यहाँ से उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ये 40 है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, और देखिए विधान परिषद की सीटों की संख्या जो है ये 75 है, ये 75 है, तो ये आपका गलत दिया गया 76। और विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। और 243 में यानी कि 243 में से 38 सीट जो है ये अनुसूचित जाति के लिए, और 2 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, आरक्षित है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो कौन सा इसमें से असत्य है, तो केवल 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। चलिए उसके बाद देखिए, बिहार में लोकसभा के संदर्भ में विचार करिए, और कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो देखिए, लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि लोकसभा में सीटों की संख्या यहाँ पर 40 है। ठीक है ना, और पटना जिले में पटना साहिब और पाटलिपुत्र 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। ठीक है, ये भी आपका सही दिया गया है। उसके बाद देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव टोटल 7 फेज में हुआ है, 7 चरण में ये संपन्न हुआ है, ये भी आपका सही दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते चलिए। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, बताइए। देखिए, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 168 है, इसके अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन का प्रावधान है, जिसमें विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को शामिल किया जाता है। विधानमंडल के गठन कोई एक रूपता नहीं, ठीक है ना। अधिकतर राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, जबकि कुछ में द्विसदनीय व्यवस्था है, जैसे कि वर्तमान में बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्था है। अन्य राज्यों में एक सदन है। जहां किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं, एक को विधान परिषद और दूसरे को विधानसभा के रूप में जाना जाता है। जहां केवल एक सदन है, उसे विधानसभा के रूप में जाना जाता है। तो राज्यों की विधायिका में सम्मिलित जो होगा, ये आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद, जहाँ विधान परिषद का प्रावधान है, अस्तित्व है विधान परिषद का। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केवल 3। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिए। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे हम लोग कि बिहार के स्वतंत्रता पूर्व अंतिम और स्वतंत्रता पश्चात प्रथम राज्यपाल कौन था। देखिए, बिहार के स्वतंत्रता पूर्व अंतिम और देखिए स्वतंत्रता पश्चात प्रथम राज्यपाल कौन था। तो फ्रेंड्स, ये सर हगडो, ठीक है ना, ये स्वतंत्रता पूर्व अंतिम, ठीक है ना। और जयराम दास दौलत राम जो है, ये स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के पहले राज्यपाल हैं। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, जयराम दास दौलत राम का, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राज्यपाल के संदर्भ में विचार करिए, और कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, यानी कि गलत कथन पूछा गया है। एक एक करके अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर संविधान में इनके नियुक्ति के लेकर के कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। तो यहाँ पर आपका आप देख सकते हैं कि राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए भारतीय संविधान में कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जिसमें कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के किसी पद पर शामिल मतलब आसीन ना हो, ठीक है ना,
उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की गई है नियुक्ति के लिए इनके। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। राज्य को प्राप्त सुविधाओं को उसकी पदावधि के समय कम नहीं किया जाएगा, ये भी आपका सही है। राष्ट्रपति की तरह महाभियोग द्वारा हटाया जाता है नहीं। देखिए ये जो होते हैं राज्यपाल, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये अपना पद धारण करते हैं, तो राष्ट्रपति जब तक चाहेगा ये पद पर बने रहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से देखिए कौन सा राज्यपाल के स्वविवेकी कार्य नहीं है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। राज्यपाल का स्वविवेकी कार्य कौन सा इसमें से नहीं है। राज्यपाल के स्वविवेकी कार्यों के अंतर्गत राष्ट्रपति को संदेश भेजना कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के पश्चात ही अपनी इच्छा से करना है। राज्य में राष्ट्रपति की सिफारिश करना इनके विवेक का कार्य है, जबकि राज्य विधानमंडल के समक्ष राज्यपाल वार्षिक विवरण प्रस्तुत करवाता है और यह राज्यपाल की विधायी शक्ति है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा, राज्य विधानमंडल के समक्ष वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना। ठीक है, स्वविवेकी कार्य नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह राज्यपाल की विधायी शक्ति है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में किस परिस्थितियों में विधानसभा सदस्य की सदस्यता को समाप्त हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में विधानसभा सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकती है। चलिए तो राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए। तो देखिए वह विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दे, वह विधान परिषद का सदस्य मनोनीत हो जाए, दल बदल कानून का दोषी सिद्ध हो जाए। उपरोक्त तो सभी यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा कि विधानमंडल के किसी सदस्य की योग्यता एवं अयोग्यता का अंतिम निर्णय राज्यपाल किसके परामर्श से करता है। तो विधानमंडल के किसी सदस्य की योग्यता एवं अयोग्यता का अंतिम निर्णय राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श से करता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा में बहुमत का विश्वास समाप्त होने पर क्या होगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राज्यपाल उसे पद से हटा देगा। ठीक है ना, राज्यपाल उसे पद से हटा देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राज्य मंत्री परिषद से संबंधित अनुच्छेद को सुमेलित कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको कूट में से राइट आंसर चुन करके बताना है। अब देखिए आर्टिकल 163 में क्या है, तो राज्यपाल सलाह देने के लिए, राज्यपाल के सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका दूसरा हो जाएगा। अनुच्छेद देखिए 164 में क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति है यहाँ पर है। ठीक है ना, 166 में क्या है, तो राज्य सरकार का कार्य का संचालन है, राज्य सरकार का कार्य का संचालन। ठीक है, और अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को सूचना अग्रेषित करना, ये आपका दिया गया है। तो ये आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 2, 4, 1, 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। महाधिवक्ता की बात करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जान लीजिएगा कि राज्य सरकार का यह जो होता है संवैधानिक सलाहकार होता है, राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा इसका नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, ये गलत है। इसकी नियुक्ति जो होती है ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में पिछली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल की सिफारिश पर लगाया गया था। टोटल 8 बार जो है बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और पिछली बार जो लगा था ना, ये बूटा सिंह उस समय राज्यपाल थे। ठीक है, बूटा सिंह उस समय राज्यपाल थे। तो यहाँ पर देखिए बूटा सिंह राज्यपाल थे, 2005 की ये बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो फ्रेंड्स ये सौंपता है जिला पंचायत अधिकारी को। ठीक है ना, जिला पंचायत अधिकारी को। क्लियर। बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के अनुसार मुखिया उप मुखिया के हाथों से पत्र लिख करके अपना त्यागपत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को ये दे सकते हैं। चलिए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, सॉरी यहाँ पर ना दिया गया है जिला पंचायत अधिकारी। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन ये है कि बिहार के पंचायत समिति का अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है आपका पंचायत समिति के प्रमुख। ठीक है ना, पंचायत समिति के प्रमुख। चलिए उसके बाद देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित की गणना
कब से की जाती है? तो इसकी गणना की जाती है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, ये बार बार प्रश्न आपको कहीं ना कहीं मिला होगा। चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि ये जो आपका पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायतों की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित की जाती है, ये गणना कब से होती है, बताइए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्राम कचहरी की संरचना पर विचार करिए और उपरोक्त में कौन ग्राम कचहरी का भाग नहीं है, ये पूछा गया है, बताइए कौन सा इसमें से भाग नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करते हैं तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कचहरी की स्थापना का प्रावधान है। और देखिए इसमें अध्यक्ष, सरपंच सदस्य, ठीक है ना, उसके बाद एक सचिव और एक आपका होगा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए सरपंच है, ठीक है, उसके बाद आपका इसमें पंच है, ये भी ठीक है, उसके बाद आपका विधि स्नातक व्यक्ति है, ये भी ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन मतलब 4 जो होगा पंचायत समिति, ये आपका नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। एक सचिव होता है सहायता और सलाह के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सरपंच होते हैं, सरपंच सदस्य। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज में बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन इसमें से असत्य है, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बिहार राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्वीकार की गई है, जिसमें निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर आपका पंचायत समिति और जिला स्तर जो है आपका ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं डी हो जाएगा। देखिए प्रत्येक ग्राम में पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए प्रत्येक वर्ष में ग्राम सभा की 4 बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा देखिए बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा में एक वर्ष में 4 बैठकें बुलाने का प्रावधान है, ठीक है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सही हो गया। उसके बाद प्रत्येक 2 माह में कम से कम एक बार पंचायत समिति की बैठक का आयोजन अनिवार्य, बिल्कुल सही है। प्रत्येक 3 माह पर जिला परिषद की बैठक होना अनिवार्य है, ये भी आपका सही है। पूछा गया कि कौन सा असत्य है, तो असत्य तो कोई भी नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देखिए राज्य महिला आयोग का कार्यकाल निर्धारित किया गया है, राज्य महिला आयोग का कार्यकाल, तो ये 3 वर्ष। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ हुई थी, देखिए बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना पूछा गया है कहाँ पर हुई थी, तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर हुई थी, राइट आंसर बताइए। तो ये रांची में, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रांची में हुआ था। चलिए और 1 मार्च 1951 को 1951 को इसे पटना स्थानांतरित कर दिया गया था। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विचार करिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, ये आपको बताना है, बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा कि विगत 1 दशक में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आकार में 1.5 गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है, बिल्कुल ये सही है। वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 4.42 लाख करोड़ रुपये हो गया है, ये भी आपका सही है। भारतीय राज्यों में 10.64% की वृद्धि दर के साथ ये प्रथम स्थान पर है बिहार का, तो ये भी आपका सही है। तो उपरोक्त सभी जो है यहाँ पर सत्य दिए गए हैं, ठीक है, उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका सत्य दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा घटा हुआ है, बिल्कुल प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा घट गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसमें तृतीय क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। और बिहार में कुल मुद्रास्फीति दर और ग्रामीण स्फीति दर संपूर्ण भारत की मुद्रास्फीति दरों से कम और शहरी मुद्रास्फीति के बराबर है, ये भी सत्य है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बिहार बजट 2024-25 के अनुसार कौन सा कथन यहाँ पर असत्य दिया गया है, कौन सा कथन गलत दिया गया है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए बिहार बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका जो आंकड़ा दिया गया बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, 2,26,798.40 करोड़ रुपया। राजस्व व्यय ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर राजकोषीय घाटा भी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही दिया गया है। केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान जो है ये आपका गलत दिया गया, ये 531 जो लिखा गया है ना, ये 531 नहीं होगा, 521,60.62 करोड़ रुपया होगा, ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा।
चलिए, तो ऑप्शन डी जो है यह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्तमान मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष से कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? बताइए, वर्तमान मूल्य पर आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा 13.9%। उसके बाद देखिएगा कि बिहार सरकार आय का स्रोत को सुमेलित करिए। तो देखिए, राज्य सरकार के कर राजस्व, तो कर राजस्व आपका 19.47%, तो 3 हो जाएगा। केंद्रीय करों में राज्य का अंश, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 40.52, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, तो ये आपका हो जाएगा 18.70%। और फिर ये आपका हो जाएगा लोक ऋण, तो लोक ऋण आपका हो जाएगा 18.53। ठीक है, तो यहाँ पर 3 1 2 4 ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिए, बिहार सरकार द्वारा किया गया विभिन्न विभागों पर खर्च को बढ़ते क्रम में सही क्रम बताना है। बढ़ते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा जो है आपको बढ़ते क्रम में यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए, बिहार सरकार के जो कुल बजट है सबसे अधिक शिक्षा विभाग पर, ठीक है ना, सबसे अधिक किस पर? शिक्षा विभाग पर, सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग पर किया गया है। उसके बाद किया गया है आपका किस पर? सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग पर। उसके बाद किया गया है स्वास्थ्य विभाग पर, फिर ग्रामीण विकास विभाग पर। तो बढ़ते क्रम में बताना है, तो ग्रामीण विकास, फिर स्वास्थ्य और फिर शिक्षा। ठीक है ना, बढ़ते क्रम में सही क्या है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पशुधन एवं मत्स्य पालन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इनको याद रखिएगा। ये आपकी वृद्धि हुई है 9.5% की। ठीक है ना, 9.5% की, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में अव्वल पटना की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? बताइए, राइट आंसर क्या होगा इसका? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए, हर घर नल का जल योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है? तो यहाँ पर हर घर नल का जल जो है ये आपका 2015 में बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और इसमें से पूछा गया है कौन सा असत्य है। तो पहले आंसर देख लीजिए, उपरोक्त में से कोई भी असत्य नहीं है। 2015 में शुरू किया गया था और वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने जो है इससे प्रभावित होकर के जल जीवन मिशन की शुरुआत किया था। बिल्कुल ये सही दिया गया है। जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग में बिहार के 4 जिले देश के सर्वोपरि जिलों में शामिल भी इनको किया गया। ठीक है ना, कौन कौन से ये जिले हैं? तो समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान मिला। वहीं अगर बिहार की शेखपुरा दूसरे नंबर पर, सुपौल तीसरे नंबर पर और बांका चौथे पायदान पर रहा था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के मुताबिक निवेश का तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर कौन बनकर के उभरा है? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा, बिहार के जो घरेलू आपके, ध्यान दीजिए, हाँ देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इथेनॉल। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि बिहार में बिजली संबंधित रिपोर्ट के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार के घरेलू बिजली उपभोग में यहाँ पर देखिए असम झारखंड के बाद ये तीसरे स्थान पर आता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें से असत्य कथन पहचानना दूसरा स्थान पर है, ये गलत है, तीसरे स्थान पर है। ठीक है ना, तो ये वाला आपका असत्य हो जाएगा। देखिए, बिहार में चौथा जो कृषि रोड मैप है ये किसके द्वारा जारी किया गया है? चौथा कृषि रोड मैप जो है ये आपके जारी किया गया है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए, विभिन्न पोर्टल और उससे संबंधित विषय को सुमेलित कीजिए। विभिन्न पोर्टल, तो सारथी पोर्टल जो है यह किसके द्वारा? तो ये परिवहन विभाग के द्वारा। बिहान पोर्टल जो है ये कृषि विभाग के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, बिहार कृषि। नीतीश पोर्टल जो है ये आपदा जागरूकता, और जेपीपी यानी कि जन परिचय पोर्टल जो है ये सरकारी योजना। ठीक है, तो इसको अब आप लोग मिला लीजिए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कथन है और यहाँ पर कारण दिया गया है, पढ़ना है और राइट आंसर आपको यहाँ से बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, कथन है कि हाल ही में ट्राई द्वारा जारी ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार दूरसंचार घनत्व जो है ये 56.66% की साथ निचले पायदान पर है। बिल्कुल करेक्ट है। एक बड़ी आज़ादी, आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के साथ साथ दूरसंचार सेवाओं के महंगे होने के कारण इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, यह भी आपका सही। तो बिल्कुल ये जो आपका कारण है ना, ये कथन की सही व्याख्या कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कि बिहार में जूट का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो जूट का उत्पादन जो होता है ये आपको पता है कि पूर्णिया में ज़्यादा होता है। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला आपका
जो आपका समूह है ये सही है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और यहाँ से सही आंसर आपको चुनना है। तो एक एक करके पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भागलपुर बिहार का रेशमी कपड़ा उत्पादन का केंद्र है, सही है, इसको सिल्क सिटी कहा जाता है बिहार का। और भागलपुरी रेशम एंथेरिया पॉफिया रेशम के कीड़े के कोकून से बनाया जाता है, सही है। यह रेशम कीट टर्मिनेलिया प्रजाति के पेड़ों में जंगलों में होते हैं, ये भी सही है। ठीक है ना, सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न हमारा कि बिहार का कुल पथ घनत्व के अनुसार भारत में कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है, तो फ्रेंड्स देखिए ये स्थान जो है ये आपका तीसरा है। जल जीवन हरियाली मिशन में शामिल है, जल जीवन हरियाली मिशन में। तो पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण, वर्षा जल का संरक्षण, भंडारण संरचना का निर्माण, ये सभी जो है ये सम्मिलित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए बिहार राज्य के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता कितनी है। तो ये आपकी है 69.5 वर्ष। ठीक है ना, 69.5 वर्ष, इसको डायरेक्टली याद रखिए। देखिए कृषि इनपुट अनुदान योजना के संदर्भ में विचार करिए और यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिएगा, तो देखिए फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए सहायता राशि प्रदान करना, ठीक है ना, बिल्कुल ये सही है आपका। और फसल बर्बाद हो जाने पर 2 हेक्टेयर जमीन तक के लिए सहायता राशि प्रदान करना, बिल्कुल ये सही दिया गया है। तो कौन सा असत्य है, तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। चलिए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 13,500, ठीक है ना, की राशि सहायता राशि प्रदान कराना है। चलिए, और इस योजना के तहत किसानों को अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि के लिए अनुदान प्राप्त करना है। चलिए उसके बाद देखिए जो कृषि विकास रोड मैप है उसके बारे में असत्य कौन सा है। देखिए बिहार सरकार के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के लिए अब तक 4 कृषि रोड मैप तैयार किया गया। अभी में हमने चौथा कृषि रोड मैप की बात किया था, उद्घाटन किया था, इसकी शुरुआत किया था द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, 2008 में इसे जो है लागू किया गया था कृषि विकास रोड मैप को। और अभी चौथा कृषि विकास रोड मैप आपका 2023 से 2028 तक लागू रहेगा। ठीक है ना, अब अभी तक बिहार में 5 बार जो है कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त किया हुआ है। तो पूछा है कौन सा सत्य है, तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, सारे कथन सत्य हैं, तो इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए देखिए बिहार में किस विभाग को सूर्योदय मुक्त बिजली योजना के लिए बनाया गया नोडल एजेंसी है, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए बिहार में डाक विभाग को सूर्योदय मुक्त बिजली योजना के लिए बनाया गया एक नोडल एजेंसी है। ठीक है ना, चलिए देखिए बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, बताइए कौन सा कथन असत्य दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा असत्य कथन जो है हर खेत पानी 2026 जो है ये गलत है। हर खेत तक सिंचाई का पानी का जो लक्ष्य है वो आपका 2025 तक है। ठीक है ना, तो ये 2026 नहीं होगा, ये 2025 होगा, तो ये वाला गलत है, तो यही ऑप्शन डी गलत है। ठीक है ना, टीबी उन्मूलन 2025 तक है, याद रखिएगा। 2030 तक 100% साक्षरता दर है और 2047 तक बिहार को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए हाल ही में दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वां स्थापना वर्ष समारोह कहाँ आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स ये किया गया है बिहार में। ठीक है ना, बिहार में किया गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में जारी रिपोर्ट 2022-23 का रिपोर्ट है, उसी के अनुसार भारत के 17 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के 265 जिलों में सबसे ज़्यादा बाल विवाह किस राज्य में होता है। तो सबसे ज़्यादा बाल विवाह की बात करते हैं तो ये अपने बिहार राज्य में है। ठीक है, चलिए देखिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध बिहार से है जिन्होंने 2024 का भारत रत्न जो है पुरस्कार जीता। तो बहुत ही आसान तरीके से आप बता सकते हैं, ये बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी हैं कर्पूरी ठाकुर जी, जिनको कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इनको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मुख्यमंत्री द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2024 लोकार्पण में दर्शाए गए थीम के संदर्भ में सुमेलित आपको करना है। मतलब जनवरी माह का थीम क्या था, तो महिला सशक्तिकरण था। ठीक है ना, फरवरी माह का थीम क्या है, तो जीविका है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा आपसे मार्च माह का, तो कृषि रोड मैप है। ठीक है ना, कृषि रोड मैप है। उसके बाद अगर पूछा जाएगा जून माह का, तो याद रखिएगा यह आपका हो जाएगा समाज सुधार अधिनियम। तो 4 3 2 1 यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए हाल ही में बिहार की गायिका को प्रधानमंत्री द्वारा नेशनल क्रिएटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस गायिका को, तो ये गायिका कौन है, तो फ्रेंड्स ये आपकी कौन है, तो याद रखिएगा मैथिली ठाकुर है। ठीक है, मैथिली ठाकुर महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कार्यक्रम में बिहार की मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर को
प्रधानमंत्री के द्वारा नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस जिले के अमिताभ यश उत्तर प्रदेश के एडीजी बने हैं, बताइए। देखिए प्रवर्तन निदेशालय, निचला क्वेश्चन है प्रवर्तन निदेशालय, ठीक है ना, इसके बारे में पहले जान लीजिए। तो देखिए ये आपके भोजपुर जिले के हैं, ठीक है ना, भोजपुर जिले के हैं, तो यहाँ भोजपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार किस राज्य में अवैध रेत खनन के मामला सामने आया है जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और राज्य के खजाने को भारी नुकसान हो रहा है? तो फ्रेंड्स ये आपका बिहार हो जाएगा। बिहार के वित्त विभाग के मंत्री कौन हैं? तो ये आपके सम्राट चौधरी हैं वित्त मंत्री, ठीक है ना, उप मुख्यमंत्री भी हैं। देखिए हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा बिहार के किस जिले की खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनको नसरीन शेख को। तो नसरीन शेख जो है फ्रेंड्स ये आपके याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके कहाँ के हैं? तो ये आपके अररिया जिले के हैं जिनको कि अर्जुन पुरस्कार से 2024 में सम्मानित किया गया है। चलिए नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसमें बिहार का स्थान जो है फ्रेंड्स वो आपका दूसरा है, ठीक है ना, दूसरा स्थान है। चलिए उसके बाद देखिए पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश तीसरा स्थान पर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से बिहार की किस बालक बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद हुसैन, ठीक है ना, मोहम्मद हुसैन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 में 19 बच्चों का चयन किया गया जिसमें 9 लड़के और 10 लड़कियाँ शामिल हैं, ठीक है, और ये बिहार के हैं मोहम्मद हुसैन। कला और संस्कृति के लिए इनका चयन किया गया है। चलिए देखिए पटना में लोकसभा चुनाव के वोटिंग लक्ष्य को 67% पहुँचाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो फ्रेंड्स यह अभियान है नॉक द डोर अभियान, ठीक है ना, नॉक द डोर अभियान। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। सही कथन का इसमें से आपको चयन करना है। तो इसमें से अगर सही कथन की बात करते हैं तो ग्राम परिवारों को मुफ्त ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, बिल्कुल ये सिवान सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथिली भाषा के लिए 2023 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार वासुकीनाथ को, और देखिए वासुकीनाथ को दिया गया। और औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी के तहत फिक्की जल पुरस्कार 2023 एनटीपीसी बाढ़ को दिया गया। तो ये आपका सभी सही है इसमें से, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कौन सा है, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे औरंगाबाद से पटना होकर के दरभंगा तक बनेगा, ठीक है ना, तो औरंगाबाद से होते हुए दरभंगा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, बताइए। भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय, तो निश्चित रूप से ये बिहार का विश्वविद्यालय है। और इस विद्यालय का नाम जो है ये आपका कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए बिहार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो फ्रेंड्स इसका नाम बदल करके रख दिया गया है क्या? तो इसका नाम बदल करके विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ये डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि देश में एनटीपीएस सिस्टम राष्ट्रीय परागमन पास प्रणाली को लागू करने वाला बिहार कौन सा राज्य बना है? तो बिहार जो है फ्रेंड्स ये कौन सा राज्य बना है? राज्य का बना है ये देश का 5वां राज्य, ठीक है ना। यह प्रणाली क्या है? तो निजी और सार्वजनिक भूमि के लिए वन उत्पादों से अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए पारगमन परमिट की निगरानी और रिकॉर्ड रखने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो ये 5वां बना है। चलिए देखिएगा हाइड्रोपोनिक्स विधि से किस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा पानी में स्ट्रॉबेरी की खेती की जाएगी? तो फ्रेंड्स ये की जाएगी कहाँ पर? तो याद रखिएगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर सबौर में, ठीक है। देखिएगा आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के संगठन में कौन सा नहीं है? 7 निश्चय 2, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका उत्तर बाल विकास हो जाएगा। यहाँ पर दे भी दिया गया है बाल विकास मानव विकास, ठीक है। चलिए इसमें क्या है? मिशन में हेल्थ पर फोकस, सड़क की सुविधा बढ़ाने पर जोर, शहरों को साफ बनाना, हर घर जो नल जल है, गांव गांव स्वच्छता अभियान, सिंचाई पर फोकस करना, सशक्त महिला, सक्षम महिला, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति पर फोकस किया गया है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा कि बिहार को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 2001 मिनट रुक जाइए, बिहार को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य 2030 तक,
ठीक है ना, 2030 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए कि बिहार के वर्तमान संदर्भ में कौन सा यहाँ पर असत्य दिया गया है। तो देखिए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, विधानसभा का अध्यक्ष नंदकिशोर यादव हैं, और विपक्ष के नेता तेज प्रताप यादव नहीं तेजस्वी यादव हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी जो है यह असत्य है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा असत्य है यानी कि गलत है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो बिहार में पूर्व प्रस्तर युगीन औजारों के अवशेष मुंगेर और नालंदा जिले से प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल यहाँ पर आपके सही दिया गया है। ठीक है ना, और देखिए औजारों में खुरदुरे पत्थर से बने कुल्हाड़ियों के फल और चाकू और खुरपियाँ शामिल है, बिल्कुल सही है। और 9 प्रस्तर युग के अवशेष सारण और वैशाली जिलों से मिले, ये भी आपका सही है। तो जब सारे के सारे सही हैं तो असत्य कौन सा है, कोई भी नहीं। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए कथन और कारण दिया गया है। कथन और कारण दिया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार बिहार जैसे भारत के पूर्वी क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ, सही है। और इस काल में गंगे घाटी के घने जंगलों वाले क्षेत्रों में आर्यों का बसना आसान हुआ क्योंकि लौह प्रौद्योगिकी की विकास हो चुका था, यह भी आपका सही है। और बिल्कुल ये वाला जो रीजन है ना, ये कथन की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में 3 महाजनपद क्षेत्र स्थित थे, इसकी विस्तृत जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो बिहार में 3 महाजनपद थे, ठीक है ना, और कौन कौन से, तो अंग, मगध और ये लिच्छवी गणराज्य। ठीक है, और फ्रेंड्स ये आपको अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, देखिए लिच्छवी गणराज्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत दिया गया है, ये आपको बताना है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, तो इसकी सीमा वर्तमान वैशाली और पटना जिले तक फैली हुई थी। लिच्छवी गणराज्य की सीमा की बात करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए इसकी सीमा वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई थी, वैशाली और मुजफ्फरपुर तक। तो ये वाला गलत है, तो गलत ही पूछा गया, ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य का बीजारोपण लिच्छवी से ही हुआ था, ये आपका सही है। गंगा नदी के उत्तर में स्थित था, ये सही है। और 3 महाजनपदों में से लिच्छवी गणराज्य भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया मगध, अंग और लिच्छवी। चलिए उसके बाद देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है कि अंग की राजधानी कहाँ है। तो अंग की राजधानी चंपा है, मगध की राजगिरी है, वज्जी की कहाँ पर है, वज्जी की वैशाली है, और मल्ल का कुशीनिरा है। तो इसको अब आप लोग मिला लीजिए। देखिए किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया। तो बिंबिसार की हत्या कर दिया था बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु का बेटा था कौन, उदयन। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दिया था। इसलिए ये जो हर्यंक वंश है इसको पितृहंता वंश कहा जाता है, इसलिए इसको पितृहंता वंश कहा जाता है, हर्यंक वंश को। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अजातशत्रु। मगध की सफलता के कारण पर विचार करें, बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही है, यह आपको चुन करके बताना है। तो देखिए लाभप्रद भौगोलिक स्थिति और बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग, मगध में सबसे ज़्यादा हाथी का उपयोग किया गया है युद्ध में। देखिए अनेक नेतृत्वकर्ता का होना, ये सभी राइट आंसर हैं। चलिए देखिए हर्यंक वंश का कौन सा शासक था जो जैन और बौद्ध दोनों मतों का समर्थक था, बताइए। तो ये आपके कौन थे, बिंबिसार और अजातशत्रु, ए और बी दोनों। उसके बाद देखिएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनका निधन हो गया था। ठीक है ना, ये आपका क्या है, तो ये आपका सही है। और बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है, यह भी आपका सही है। तो ए और बी दोनों सही है और आर की सही व्याख्या नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में असत्य कथन, तो देखिए इसके न्याय प्रशासन विकेंद्रीयकृत और लचीला था। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये आपका जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत दिया गया है। न्याय प्रशासन केंद्रीकृत और लचीला नहीं, कठोर था। ठीक है ना, तो यहाँ पर लचीला नहीं होगा, ये आपका कठोर था। और ये विकेंद्रीकृत नहीं, केंद्रीयकृत था। ठीक है ना, ये केंद्रीयकृत था और कठोर था, तो ये वाला आपका गलत दिया गया है। चलिए देखिए अशोक द्वारा न्याय प्रशासन को सुव्यवस्थित रखने के लिए कौन सा कदम उठाया गया। तो फ्रेंड्स राजुक नामक अधिकारी उस समय नियुक्त किए गए, राजुक नामक, ठीक है ना, राजुक नामक अधिकारी नियुक्त किए गए। समाज में शांति, सद्भाव और सहिष्णुता पर बल दिया गया और उच्च नैतिक आदर्शों को प्रोत्साहन दिया गया। तो उपरोक्त में से सभी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकरों को श्वेतांबर स्त्री और दिगंबर पुरुष मानते हैं, बताइए। एक ऐसे तीर्थंकर हैं जिनको कि ये आपके श्वेतांबर और दिगंबर हैं, उनमें से एक जो है जैसे कि श्वेतांबर स्त्री मानता है और दिगंबर उनको पुरुष मानता है। तो फ्रेंड्स ये मलिनाथ हैं।
ठीक है ना, मलिनाथ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर सुमेलित करना है गृह त्याग। तो गृह त्याग को क्या कहा गया, महाविनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध के जो आपके जो गृह त्याग है उसको महाविनिष्क्रमण। प्रथम उपदेश दिया था उन्होंने, उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है, सारनाथ में दिया था। मृत्यु को क्या कहा गया है, तो मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण, और ज्ञान प्राप्ति को प्रज्ञावान। ठीक है ना, तो अब इसको मिला लीजिए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गृह त्यागने के बाद बुद्ध ने अलार कलाम से किसकी शिक्षा ग्रहण की थी। ये अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे, ठीक है ना, प्रथम गुरु आप कह सकते हैं, और इनसे सांख्य दर्शन की इन्होंने शिक्षा लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सांख्य दर्शन हो जाएगा। देखिए बुद्ध के जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जन्म स्थल इनका लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था, तो ये वाला गलत दिया गया है, और निर्वाण इनको कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसके वंश के शासनकाल में डेमेट्रियम का आक्रमण पाटलिपुत्रा पर हुआ था। तो डेमेट्रियम का आक्रमण हुआ था शुंग वंश के शासनकाल में। ठीक है, चलिए पुष्यमित्र शुंग संस्थापक था, मौर्य वंश के आखिरी शासक। बृहदत्त की हत्या करके इसने मगध पर शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल की मृत्यु किस संघर्ष में हुई थी। ठीक है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपकी हुई थी किस युद्ध में, तो किस संघर्ष में हुई थी, तो फ्रेंड्स ये आपकी मगध लिच्छवी संघर्ष में हुई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मध्यकालीन बिहार की इतिहास की जानकारी के स्रोतों में शामिल है। तो इसमें से कौन सा शामिल है, तो फ्रेंड्स देखिए ये शामिल है आपका, इसमें से शामिल नहीं है। ठीक है ना, प्रश्न को ठीक से पढ़िए, मैंने शामिल पढ़ लिया था। तो शामिल में नुहानी राज्य के क्षेत्र हैं, मिथिला के हैं, और जो मिथिला के लिखे हुए ग्रंथ हैं, और विद्यापति की रचित कीर्तिलता है। तो ये सभी हैं, तो कौन सा नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। अच्छा, कीर्तिलता याद रखिएगा, ये विद्यापति की रचना है, और विद्यापति जी को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। चलिए देखिएगा कि मध्यकाल के बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है, बताइए। तो ये महत्वपूर्ण रहा है कि ये शिक्षा का एक केंद्र था, प्रशासनिक केंद्र भी था, धार्मिक केंद्र भी था। ठीक है ना, ये चीज़ आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर 2, 3 और 4 हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का केंद्र जो रहा था, ये आपका विद्या का केंद्र रहा था, शिक्षा का केंद्र, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देखिए कर्नाट वंश का अंतिम शासक पूछा गया है। कर्नाट वंश के संस्थापक अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा नान्यदेव थे, और कर्नाट वंश की राजधानी जो थी ये कहाँ पर थी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। सिमरागढ़ थी। और देखिए कर्नाट वंश को मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है, इससे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और अंतिम शासक पूछा गया है तो ये आपके हरि सिंह देव थे। ठीक है ना, हरि सिंह देव, देव भी आप लिख सकते हैं। 1197-98 ईस्वी के पश्चात बख्तियार खिलजी बिहार के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, तो बख्तियार खिलजी किया था मगध के क्षेत्र पर। ठीक है ना, मगध के क्षेत्र पर इसने जो है आपका आक्रमण किया था, और उसके पश्चात उसने आधुनिक बिहार शरीफ उदंतपुरी पर आक्रमण किया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के लूटने के बाद फिर नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके तहस नहस कर दिया। देखिए कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कर है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। ठीक है, तो ये आपका सही दिया गया है। और देखिएगा आक्रमण के दौरान उदंतपुरी, विक्रमशिला और विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब बख्तियार खिलजी बिहार में करमनाशा नदी के पूर्वी ओर सैनिक अभियान आरंभ किए, उस समय सेन वंश का शासक कौन था। सेन वंश का शासक उस समय कौन था, तो उस समय लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन था। ठीक है ना, लक्ष्मण सेन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो इल्तुतमिश था। ठीक है ना, इल्तुतमिश था। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न हमारा कि किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था आपका तुगलक काल में। ठीक है ना, तुगलक काल में, तुगलक काल में बिहार में मलिक इब्राहिम सर्वश्रेष्ठ शासक साबित हुआ था। चलिए देखिए बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन सा था। हरि सिंह देव अंतिम शासक थे कर्नाट वंश के, जैसे मैंने अभी आपको बताया था गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ठीक है ना, गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, याद रखिएगा। और जब ये बंगाल अभियान से वापस लौट रहा था तो गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट वंश के सम्राट हरि सिंह देव को पराजित कर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया,
और इस युद्ध में कर्नाट वंश का अंत हो गया। हरि सिंह कर्नाट वंश का अंतिम शासक साबित हुए थे, जैसे मैंने आपको बताया था। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया? तो ये कर दिया था आपका दरभंगा का, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, मिथिला क्षेत्र को तुगलक साम्राज्य में मिला लिया और इस क्षेत्र का नाम बदल करके तुगलकपुर कर दिया। देखिए, अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो प्रमुख स्रोत ये तबकात नासिरी है, ठीक है ना। तबकात ए नासिरी, मिनहाज उस सिराज की ये तबकात नासिरी है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में तुर्क शासन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तुर्क शासन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर देखेंगे तुर्क सत्ता का स्थापना 1197-98 में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, बख्तियार खिलजी का आक्रमण से होता है और तुर्क सत्ता का संस्थापक बख्तियार खिलजी था। तुर्क आक्रमण के समय मगध में कोई स्थिर राज्य शक्ति नहीं थी। बिल्कुल सही है। तो पूछा गया असत्य कौन सा है? तो कोई भी असत्य नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि सारे के सारे ये सत्य हैं। चलिए, देखिएगा कि तुगलककालीन अरबी लेखक इब्ने फदुल्लाह ए अमीरी ने बिहार के चर्चा किस शासक के साम्राज्य के रूप में किया है? तो ये क्या, मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बंगाल से लौटते समय मार्ग में गयासुद्दीन ने बिहार के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? देखिए, प्रश्न रिपीट हो गया। तो ये मिथिला में, ठीक है ना, अभी मैंने बताया था कि मिथिला के जो आपके कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव थे, उनको पराजित किया था। सिकंदर लोदी के बिहार अभियान के परिणाम स्वरूप बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के साथ हुई संधि के संदर्भ में कौन सा सत्य है? इसमें से कौन सा सत्य है? बताइए, कौन सा इसमें से सत्य है? चलिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो मुंगेर दोनों के बीच सीमा निर्धारित हुई थी। बिल्कुल सही है, दोनों के बीच सीमा निर्धारित हुई थी मुंगेर को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि तिरहुत और सारण के जमींदारों ने भी अधीनता स्वीकार कर लिया था और बंगाल का शासक ने सिकंदर के शत्रुओं को शरण न देने का वायदा भी किया था। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, घाघरा के युद्ध से बाबर को क्या हासिल हुआ? घाघरा के युद्ध से बाबर को बक्सर और चौसा तक अधिकार प्राप्त हो गया, ठीक है। और मोहम्मद लोदी को बिहार से उड़ीसा भाग जाना पड़ा। बंगाल का शासक नुसरत शाह से संधि हो गई। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जहांगीर ने बिहार में किसे मनसबदार नियुक्त किया था? तो जहांगीर ने जो है मनसबदार नियुक्त किया था लाल बेग को, ठीक है, लाल बेग को। लाल बेग या इसको बाज बहादुर को भी कहा जाता है, बाज बहादुर या लाल बेग, याद रखिएगा। चलिए, बिहार में यूरोपीय व्यापारियों के संदर्भ में विचार करिए और कथन असत्य है, गलत कथन आपको बताना है। तो यहाँ पर गलत कथन चुनिए। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले बिहार पहुँचने वाले पुर्तगाली थे। सबसे पहले बिहार पहुँचने वाले पुर्तगाली थे। देखिए, बिहार में यूरोपियन व्यापारियों में सबसे पहले बिहार पहुँचने वाले पुर्तगाली थे, ठीक है। सबसे पहले कौन थे? पुर्तगाली थे। उसके बाद देख लीजिए अगला है क्या, अगला पूछा गया है कि डच व्यापारियों ने 1632 में पटना में फैक्ट्री स्थापित किया था। बिल्कुल से बड़ा इंपॉर्टेंट है, डचों ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो 1632 में, याद रखिएगा। और देखिए, फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र चंद्रनगर था, ये भी आपका सही है। तो सारे के सारे सही हैं। तो असत्य फिर कौन सा है? कोई भी इसमें से असत्य नहीं है। चलिए, देखिएगा, मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899-1900 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये आपके संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, ठीक है। तो 1856 यहाँ पर दे रखा है, 1855 भी दे रखा है, ठीक है। 1856 1855 यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम 1855 पर ही लगाएंगे। और लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था, 1856 लगा लीजिए। नोनिया विद्रोह ये 1770 1800 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद मिला लीजिए, इसको ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1770-71 ईस्वी में बिहार के किस क्षेत्र में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? सन्यासी विद्रोह का केंद्र बताइए। सन्यासी विद्रोह का केंद्र था तो ये पूर्णिया था, ठीक है ना, पूर्णिया राइट आंसर हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने 1912 का जो बांकीपुर अधिवेशन था उसी में भाग लिया था और बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, अगला प्रश्न। चलिए, उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा
कि गांधी जी द्वारा बिहार के किस स्थान पर आंदोलन का नेतृत्व किया गया, तो 1917 में चंपारण में तीन प्रथा के खिलाफ। चलिए, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो इसमें से देखिए राजेंद्र प्रसाद इसमें से बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और गांधी जी के साथ मतलब राजकुमार शुक्ल भी थे, नरहरि पारिख भी थे, और भी लोग थे, तो देखेंगे उस तरफ से तो एक राजेंद्र प्रसाद भी हो जाएंगे, राजकुमार शुक्ल भी यहाँ पर दिया गया, मैंने नाम नहीं देखा था तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद पर टिक लगा दिया। नरहरि पारिख का भी नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। महादेव देसाई भी थे इसमें, तो एक से ज़्यादा इस तरह का आंसर होता है। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये आपके चंपारण और सारण में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर? चंपारण और सारण में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी को राजी करने वाली महिलाओं में कौन थी, बताइए। तो ये थी आपकी कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, यह अंबाबाई शायद कर्नाटक की थी, ये प्रश्न बीपीएससी पूछ चुका है। बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को किस जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बना करके आरंभ किया गया, तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया गया था, तो ये किया गया था चंपारण और सारण में, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, तो फ्रेंड्स ये किया था अनुग्रह नारायण सिन्हा के, ठीक है ना, अनुग्रह नारायण सिन्हा के। देखिए, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर के बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, तो ये कौन सा आंदोलन था, ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है, याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन इंपॉर्टेंट है ये। बिहार में पहले पुरुष सत्याग्रही और पहली महिला सत्याग्रही क्रमशः कौन है? पहली पुरुष सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह और पहली महिला सत्याग्रही जानकी देवी थी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बिहार में होम रूल के संस्थापक कौन थे, तो बिहार में होम रूल के संस्थापक कौन थे, तो मौलाना मजहरुल हक थे, ठीक है ना, मौलाना मजहरुल हक थे, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में निम्न में से किसे पुलिस की गोलियों का शिकार होना पड़ा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव थे, ठीक है ना, ये नाम या डायरेक्टली आप इनका याद रखिएगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे, तो सबसे अधिक व्यापक जो रहे थे ये कहाँ पर रहे थे, तो फ्रेंड्स ये आपके बिहार में रहे थे और संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश जो है अब वहाँ पर रहा था। चलिए, देखिए, आज़ाद दस्ता के संदर्भ में विचार करिए और यहाँ पर असत्य कथन आपको गलत कथन चुन करके बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, आज़ाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए किया गया था और इसका पहला प्रशिक्षण शिविर राजविलास के जंगल में होता था। बिहार के नेपाल से प्रेरित होकर के इसका भागलपुर और पूर्णिया में भी इसका जो है संगठन का स्थापना किया गया था। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके सारे स्टेटमेंट जो हैं सही हैं, ठीक है ना, ढक का संगठन किया गया था, तो उपरोक्त में से एक से अधिक। आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। चलिए, देखिए, कथन और कारण है कि गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन से प्रेरित होकर के बिहार में भी जन आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आपका ये करेक्ट है। और यह आंदोलन जयप्रकाश नारायण द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता समाप्त को लेकर के था, ये भी सही है, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दोनों सही हैं। और आर जो है रीजन जो है ये कथन की सही व्याख्या कर रहा है। देखिए, 1937 में कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व निम्न में से किसे सौंपा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये आपको किसको सौंपा गया था कार्यकारी सरकार बनाने का 1937 में, बताइए। तो ये आपका मोहम्मद यूनुस को, ठीक है। चलिए, देखिएगा कि बिहार के मिथिला में गाए जाने वाला गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है, तो देखिए, लगनी राग को गाया जाता है विवाह के अवसर पर, ठीक है ना, विवाह के अवसर पर लगनी राग गाया जाता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है यहाँ पर, तो देखिएगा, समुद्र तट से निकटतम जो आपकी दूरी है ये 380 किलोमीटर दिया हुआ है, जबकि ये लगभग 200 किलोमीटर है, ठीक है ना, लगभग में 200 किलोमीटर है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार में कुल कितने जिले न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं और न ही किसी राज्य से स्पष्ट करते हैं, कितने जिले हैं ऐसे, बताइए। तो फ्रेंड्स, ये टोटल आपके 13 जिले हैं। पटना का स्थानीय समय क्या है, बताइए। तो फ्रेंड्स, ये आपका है भारतीय मानक समय से आगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो तराई प्रदेश आपका विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। देखिए, बिहार के बाहरी क्षेत्र वार जिले में सुमिलित नहीं है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी जिला यहाँ पर आपका कैमूर है,
ठीक है, सबसे पूर्वी जिला जो है कटिहार है, सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण है, और सबसे दक्षिणी जिला जो है ये आपका गया जो है, यहाँ पर ये आपका क्या दिया हुआ है, सबसे दक्षिणी जिला, सुमेलित नहीं है। तो सबसे पूर्वी जिला मैंने बताया था किसको, कटिहार को, यहाँ पर पूर्णिया ये गलत दिया गया, बाकी सब सही दिया गया, ठीक है ना। सबसे पूर्वी जिला कटिहार है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा, मतलब कौन सा जिला नेपाल के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका पश्चिम चंपारण है, ठीक है ना, पश्चिम चंपारण है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चट्टान और विस्तार पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए धारवाड़ चट्टान, तो ये आपका नवादा और जमुई हो जाएगा। विंध्यन क्रम की चट्टान पाई जाती है कैमूर और रोहतास में, ठीक है। उसके बाद टर्सियरी चट्टान, ये बिहार के उत्तर पश्चिम जो है आपका है यहाँ पर, और क्वार्टरनरी बिहार के मैदानी भाग में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार में अमझोर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अमझोर जो है बिहार में ये आपके पायराइट के उत्पादन के लिए, ठीक है ना, पायराइट, ये रोहतास जिला में पड़ता है अमझोर, पायराइट के लिए है। देखिए निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिम सीमा घिरा हुआ है। तो ये किससे घिरा हुआ है फ्रेंड्स, ये आपकी सोमेश्वर की पहाड़ी से घिरा हुआ है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में जलवायु को प्रभावित निर्धारित कारक कौन सा है। तो ये आपका है उपरोक्त में से सभी, उत्तर में हिमालय पर्वत की स्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूरी और ऊंचा वच, उपरोक्त सभी। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। बिहार में कौन से वन पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पूर्वी बिहार में चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है काल बैसाखी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार सबसे सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले जिला। तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है बिहार में किशनगंज में होता है, और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होगा। देखिए यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है, एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है, बिल्कुल ये सही है। और पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण की ओर वर्षा की मात्रा में कमी आती है, यह भी आपका सही दिया गया है। ए और आर सही है, किंतु ये आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि गंगा में मिलने वाली बिहार की प्रमुख नदियों को सुमिलित करें। तो गंडक जो है, गंडक ये आपके पहलेजा घाट के निकट मिलती है, ठीक है ना। कर्मनाशा जो है ये आपका हो जाएगा चौसा के निकट, ठीक है। पुनपुन जो है ये आपके फतुहा में मिलती है, तो यहाँ पर फतुहा, और सोन जो है यहाँ पर दिलवारा घाट के निकट, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है। तो देखिए बागमती नदी सोमेश्वर पहाड़ी, यहाँ पर यह आपका गलत दिया गया है। बागमती नदी की उत्पत्ति नेपाल में महाभारत श्रेणी से हुई है, ठीक है ना, तो यह आपका गलत है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में रबर डैम किस नदी पर बना गया है। तो रबर डैम बना हुआ है किस पर, तो ये फाल्गु नदी पर, ठीक है, फाल्गु पर बना है। चलिए बिहार के कौन सा झील जिसमें कैस्पियन और साइबेरिया से आने वाले पक्षियों के प्रवास स्थल के लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपका गोगाबिल झील है, जो कि कटिहार में पड़ता है, ठीक है। कांवर झील बेगूसराय में है, क्लियर, याद रखिए कांवर झील कहाँ पर है, बेगूसराय में है। चलिए देखिए बिहार के रामसर स्थल की सूची में कौन सा झील को शामिल किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका कांवर झील है, और नागी नकटी को भी अभी जो जमुई का है उसको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। देखिए बिहार का सर्वाधिक सिंचित और सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है, सर्वाधिक सिंचित और सबसे कम सिंचित बताइए। तो सर्वाधिक सिंचित में जो है ये आपका कौन सा है, तो सर्वाधिक सिंचित में आपका रोहतास है, और सबसे कम सिंचित में शिवहर जिला है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए बिहार में ऊर्जा के संबंध में विचार करिए, और कौन सा कथन सत्य है, सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो नवीनीकरणीय ऊर्जा में कुल उत्पादन 2.3% प्राप्त करना है, और बिहार के बाढ़ में जो आपका बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है 660 मेगावाट की इकाई समर्पित किया गया है। उपरोक्त सभी होगा, 90% एनटीपीसी बिजली की आवश्यकता पूर्ति होता है, सही है। बिहार में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है, तो फ्रेंड्स ये 2040 तक, ठीक है ना, 2040 तक। और भारत को वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थता का लक्ष्य प्राप्त करने और 2030 तक उत्सर्जन को 50% कम करने में ये मदद करेगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार पर विचार करिए। वनावरण की बात करते हैं बिहार में, तो वनावरण यहाँ पर जो है, यहाँ पर कौन सा सत्य है ये आपको बताना है, ठीक है, कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल ये सही दिया गया है, और जो भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है ये आप जरूर याद रखिएगा।
वृद्धि 78 वर्ग किलोमीटर की हुई है, ये भी याद रखिए उपयुक्त सभी। देखिए वन रिपोर्ट 2021 में वर्ष 2019 की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि और सबसे कम वृद्धि क्रमशः बिहार के किस जिले में हुआ है? तो सर्वाधिक वृद्धि जो हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? तो सर्वाधिक वृद्धि जो हुआ है ये आपका बांका में हुआ है और सबसे कम कैमूर में हुआ है। ठीक है, चलिए बिहार के किस व्यक्ति को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से तो ये जाना जाता है रविंद्र कुमार सिन्हा को। ठीक है, रविंद्र कुमार सिन्हा को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में जीआई टैग के संदर्भ पर विचार करिए। कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। मिर्चा चावल को जीआई टैग जो है प्राप्त करने के साथ कृषि उत्पाद की कुल संख्या 6 हो गई है। भौगोलिक संकेतक पंजीकरण अधिनियम 1999 के द्वारा प्रदान किया जाता है और जनवरी 2023 तक कुल 500 से अधिक जीआई टैग प्राप्त है। तो सभी सही हैं, तो असत्य इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न हमारा कि जीआई टैग के बारे में असत्य क्या है। तो देखिए कतरनी चावल जो है ये भागलपुर का है, सही है। उसके बाद देखिए सिलाव खाजा नालंदा का है, मगही पान नवादा का, और देखिए और शाही लीची पूर्णिया का नहीं मुजफ्फरपुर का है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में सुमिलित करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिएगा तो यहाँ पर आपका अररिया हो जाएगा क्या, बताइए फ्रेंड्स। तो अररिया हो जाएगा आपका यहाँ पर मखाना। ठीक है, उसके बाद देखिए अरवल आपका हो जाएगा आम, बांका आपका हो जाएगा कतरनी चावल, और भागलपुर आपका जर्दालू आम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अररिया मखाने के लिए, अरवल आम के लिए, बांका कतरनी चावल के लिए और भागलपुर जर्दालू आम के लिए बिहार में इसकी पहचान है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बिहार में किस जिले में दूसरा बाघ अभयारण्य बन रहा है? यानी कि टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये कहाँ पर? कैमूर में। ठीक है, चलिए कथन है और यहाँ पर कारण है। COP 21 बिहार 28वां COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बिहार को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया है और बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान के लिए यह सम्मान दिया गया। बिल्कुल सही है और ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही हैं और ये आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में किस स्थान पर एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया फ्रेंड्स? ये पटना में किया गया। ठीक है ना, चलिए पटना में किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? तो 2022 के अनुसार की बात करते हैं तो बाघों की संख्या 54 है। निम्नलिखित पर विचार करना है और कौन सा जो है इसमें से बौद्ध धर्म के रूप में पर्यटन विभाग के द्वारा चिन्हित किया गया है? बताइए, सही आंसर इसमें से आपको चुन करके बताने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका बोधगया, गया, वैशाली और केसरिया पूर्वी चंपारण में। तो 1, 2 और 3 यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित में से सही है? कौन सा सही है? तो ये आपको बताना है कौन सा इसमें से सही दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो आप देखिए उपरोक्त में से सही का चयन करना है। ककोलत जो है ये नवादा में प्रसिद्ध झरना है, भीम बांध मुंगेर में है, वन्यजीव अभयारण्य है, और करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, वीरायतन एक जैन मंदिर है और संग्रहालय है। तो सभी के सभी यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से 150 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।